1066 पेड़ परिचर्चा ट्री टॉक में आपका स्वागत है। आज का पेड़ जो मैंने चुना हुआ है वास्तव में वो है तो अमेरिकी मूल का पेड़, लेकिन कश्मीर के बाग बगीचों में और कहीं कहीं जम्मू में भी उसको शोभायमान डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर लगा हुआ हम देख सकते हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडियन बीन ट्री। इंडियन बीन ट्री मूलतः अमेरिका के इलाके का निवासी, और बीन्स जो हमारी राजमाश की फलियां होती हैं उसी तरह इसकी फलियां रहती हैं, और इसलिए इसको कहा गया इंडियन बीन ट्री। एक और नाम इसको अंग्रेजी में मिला हुआ है सिगार ट्री, क्योंकि इसकी फलियां सिगार की तरह भी दिखती हैं। इस पेड़ को अमेरिका के मूल निवासी चिरूकी लोग, उन्होंने इसको कहा था कैटल्पा, और यही नाम चिरूकी नाम इस पौधे का लिया गया एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट थे जो लिनियस के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, जिनका नाम था स्कोपोली। उन्होंने ये पेड़ की जो जाति का नामकरण किया कैटल्पा, और चूंकि ये शियोनाक परिवार का सदस्य है और इसकी जो मूलतः कैरेक्टर्स हैं वो बिग्नोनियेसी शियोनाक परिवार के ही हैं, तो इसको कहा गया, इसकी जो प्रजाति का नाम दिया गया एक अमेरिकन वनस्पति विशेषज्ञ द्वारा, थॉमस वाल्टर, उन्होंने कहा ये फलियां और ये इसकी जो नए नक्श हैं वो मिलते हैं किसी भी बिग्नोनिया से, बिग्नोनियेसी मेंबर से, इसलिए उन्होंने कहा बिग्नोनियाइडिस। तो स्कोपोली ने दिया जाति का नाम कैटल्पा और थॉमस वाल्टर ने दिया स्पीशीज का नाम बिग्नोनियाइडिस। कैटल्पा बिग्नोनियाइडिस आजकल इसका एक्सेप्टेड बाइनोमियल नेम है, लेकिन इसके जो पुराने नेम हैं जो इसके अलग अलग रिश्तों की संबंधों के ओर इशारा करते हैं, तो इसका पुराना नाम जो था एक था बिग्नोनिया बिग्नोनिया के अंतर्गत इसका जो नाम था बिग्नोनिया स्पेक्टेबलिस। स्पेक्टेबलिस भी उसी फूल को कहा जाता है, प्लांट को कहा जाता है जो देखने में खूबसूरत होता है। और इसका एक और नाम था बिग्नोनिया कैटल्पा, कि बिग्नोनिया जाति और कैटल्पा जो चिरूकियों का अपना भाषाई नाम है। और इसको अब अलग किया गया है बिग्नोनिया जीनस से, इसकी अपनी जाति है कैटल्पा। और इसमें खास जो हम देखते हैं फर्क वो ये है कि इसके फूल जो हैं उनमें दो ही जो पुंकेसर है, दो ही स्टेमन्स जो हैं वो फंक्शनल रहती हैं, मूलतः 5, और एक जो है रिड्यूस हो जाता है, स्टेमिनोड बन जाता है, जैसे हम बिग्नोनिया में देखते हैं, जैसे हम काइजीलिया अफ्रीकाना के फ्लावर में भी देखते हैं कि 4 स्टेमन्स जो हैं फंक्शनल होती हैं और एक स्टेमिनोड होती है। लेकिन कैटल्पा में 2 ही स्टेमन्स जो हैं फंक्शनल हैं और 3 जो स्टेमन्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं। वो मूलतः सिर्फ फिलामेंट्स जैसे ही दिखते हैं, उनमें कोई पराग का उत्पादन नहीं होता, पराग नहीं बनते, पराग कण उसमें नहीं होते। तो पराग कण बनाने वाली सिर्फ 2 ही स्टेमन्स विद्यमान रहती हैं कैटल्पा के फूलों में। तो ये भी इसको बिग्नोनिया से अलग करने की एक खास वजह है। फिर इसका जो फलियां हैं
फलियों के अंदर जो सीड हैं, सीड जो हैं, जिस तरह से बिग्नोनियासी के बाकी सदस्य हैं, जैसे शियोनाक में, ओरोजाइलम इंडिकम में भी हम देखते हैं उसके सीड जो हैं वो विंग्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीड का विंग्स हैं वो दोनों सिरों पे विंग्स होते हैं। अग्रभाग और पिछ भाग में विंग्स दिखाई देते हैं, चारों ओर जो विंग है नहीं फैलता, लेकिन ओरोजाइलम इंडिकम जो हमारा शियोनाक है उसके बीजों में ये पंख जो है बीज के चारों तरफ होता है। फिर इसकी खास बात एक और भी है कि इसके जो पत्ते हैं, अगर हम गौर से इसके पत्ते देखें तो इसके पत्ते जो हैं वो पक्षवत नहीं होते, पिनेट नहीं होते, कंपाउंड नहीं होते, बल्कि वो सरल होते हैं, सिंपल लीव्स होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो एक नोड से दो दो पत्ते निकलते हैं। पत्ते बड़े लार्ज साइज के पत्ते रहते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर तक। 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा जो पत्ता है उसको लंबा स्टॉक रहता है, डंठल रहता है, और दूर से जब हम उस पत्तों को देखते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे ये पालोनिया टोमेंटोसा के पत्ते हों। पालोनिया टोमेंटोसा भी हमारे जम्मू के बागों में लगा हुआ हम इस शोभायमान ट्री को देख सकते हैं, लेकिन ये दूसरी फैमिली पालोनिएसी में रखा जाता है और इसको एम्प्रेस ट्री या फॉर्चून ट्री भी कहा जाता है, और मोस्टली जापान में इसको लड़की के पैदा होने पर इसको लगाया रोपित किया जाता है, पालोनिया टोमेंटोसा को। तो बिल्कुल पालोनिया टोमेंटोसा की ही तरह कटल्पा बिग्नोनियाइडिस के भी पत्ते रहते हैं। ओवेट कॉर्डेट, अंडाकार हृदयकार उनका जो है रूप रंग होता है, आकार होता है। और ये जो पत्ते हैं, जब मौसम बसंत आता है तो ये कश्मीर में हम इसका देखते हैं कि इसमें सबसे लास्ट में जो है पत्ते आते हैं, मतलब चिनारों के शगुफे निकल चुके होते हैं, उसके बाद ही इसके पत्ते हमें नज़र आते हैं। तो ये लास्ट ट्री होता है सीजन का जिसमें पत्ते आते हैं, और पत्ते आने के बाद ही फूल विकसित होते हैं, और फूल जो हैं वो तूतियों के समान सदृश होते हैं, तूती सदृश, ट्रम्पेट फ्लावर की तरह, और वो बड़े लार्ज पेनिकल्स 1 फुट 2 फुट के फूलों के जो गुच्छे हैं उसमें वो विकसित होते हैं। और एक फूल को अगर हम दूर से देखेंगे तो वो सफ़ेद रंग के ही नज़र आते हैं, लेकिन क्लोजर लुक में उसके अंदर के गोल्ड और पर्पल स्पॉट्स भी नज़र आते हैं। तो पंखुड़ियों का जो तूती होती है उसके अंदर की तरफ हमें स्वर्णिम और बैंगनी रंग के जो स्पॉट्स नज़र आते हैं वो हनी गाइड्स का काम करते हैं, और जो हम बम्बल बीज हैं, हनी बीज हैं, उनको नेक्टर किस तरफ है उसकी तरफ भी वो एक दिशा निर्देश देने के काम आती हैं ये स्वर्णिम और बैंगनी रेखाएं। स्टेमन्स तो 2 ही, 3 तो बेकार ही हैं, और जो इसका पिस्टिल है, पिस्टिल के सिरे पर भी 2 लिप्स होते हैं, वो बंद रहते हैं। इस फूल का कोई एफर्ट्स नहीं होती, कोई प्रयास नहीं होता कि बिना कीट पतंगों के अपना परागन खुद कर ले। जब तक इसकी जो एंथर्स हैं वो निकल नहीं जाते, वो उनका डिस्पर्सल नहीं हो जाता, तब तक स्टिग्मा के लिप्स जो हैं वो बंद रहते हैं, और उसके बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो खुल जाते हैं, और उस वक़्त अपना पोलन फूल के पास नहीं होता, तो कोई और मधुमक्खी या दूसरा कीट पतंगा ही वो पराग का कण किसी दूसरे फूल से, दूसरे पेड़ से लेकर आता है और इसका पॉलिनेशन जो है करने में भूमिका निभाता है। स्कोपोली ने जाति का नाम दिया और थॉमस वाल्टर ने स्पीशीज का नाम दिया। इंडियन बीन ट्री या सिगार ट्री कैटल्पा बिग्नोनियाइडिस ऑर्नामेंटल ट्री छोटे साइज का ही रहता है,
5, 7, 8 मीटर ऊंचा हो सकता है। इसकी रूट्स फाइबरस होती हैं। वुड थोड़ी ब्रिटल होती है लेकिन सॉफ्ट वुड होती है और टर्नरी के काम में काफ़ी इसको उम्दा माना जाता है। कई किस्म के चमचे, लैडल्स इसके बना सकते हैं। फर्नीचर में भी ये काम आती है वुड। अमेरिका में 2 खास कैटलपाज हैं। एक को कहा जाता है नॉर्दर्न कैटलपा, जिसको कहते हैं कैटलपा स्पीशियोसा, और एक है सदर्न कैटलपा जो इंडियन बीन ट्री ही है, कैटलपा बिग्नोनियाइडिस। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जो कैटलपा स्पीशियोसा है उसके फूल और फल थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो एक जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, पैनिकल जो होती है, उसमें फूलों का नंबर कम होता है कैटलपा स्पीशियोसा में, लेकिन फूलों का साइज बड़ा रहता है। और इसकी जो फली है वो भी बिग्नोनियाइडिस के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। कैटलपा बिग्नोनियाइडिस की फली 20-30 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। और एक और स्पीशीज जो हमारे चाइना में होती है इसी कैटलपा की, उसको कहते हैं कैटलपा ओवेटा। पॉपुलरली उसको हम येलो कैटलपा भी कहते हैं क्योंकि उसके फूलों का रंग थोड़ा पीलापन लिए होता है। और इस येलो कैटलपा को, जो चाइनीज कैटलपा है, इसको भी अमेरिका में जो है रोपित किया गया खूबसूरती के लिए। और अमेरिका वाला बिग्नोनियाइडिस भी जो है हमारे इंडियन गार्डन्स में मिलता है और चाइना में भी इसको लगाया गया। और इन दोनों का जो है एक हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाता है और एक हाइब्रिड तैयार हुआ दोनों का, दोनों पेरेंट्स, कैटलपा बिग्नोनियाइडिस और कैटलपा ओवेटा। और इसके फलस्वरूप जो एक हाइब्रिड पैदा हुआ जिसकी हॉर्टिकल्चरल वैल्यू ज़्यादा है, गार्डन ऑर्नामेंटल वैल्यू ज़्यादा है, उसका जो हाइब्रिड का नाम है वो है कैटलपा इरूबेसेंस। थोड़ी सी लालगी लिए हुए इसकी पैनिकल होती है और पर्पलिश गोल्डन स्पॉट्स भी रहते हैं फूलों के अंदर। लेकिन जो प्योर स्पीशीज ना हो करके एक हाइब्रिड, गार्डन हाइब्रिड माना जाता है। कैटलपा बिग्नोनियाइडिस का एपियरी में एक खास इसका योगदान है। तो जहाँ जहाँ पे मधुमक्खियाँ का पालन होता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, पेटियाँ रखी जाती हैं, तो वहाँ के अगर आगे पीछे इन पौधों को लगाया गया हो तो इसके फूल जो हैं कहीं ना कहीं शहद की मक्खी को शहद बनाने में भी भूमिका निभाते हैं। कैटलपा बिग्नोनियाइडिस की फ्लावरिंग जो है वो समर में होती है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इसकी जो फलियां हैं वो तैयार हो जाती हैं। 5-6 साल का पौधा जो है वो फ्रूटिंग करता है। ये फलियां जो हैं पूरे शरद ऋतु में, विंटर में विद्यमान रहती हैं पेड़ पर, और उसके बाद नए बसंत आने से पहले इसकी जो पॉड्स हैं वो फट जाती हैं और सीड्स को रिलीज करती हैं। पत्तों का, चूंकि ये डेसिडुअस प्लांट है, तो पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, और नए पत्ते फिर मई जून में इसमें आ जाते हैं। और ये चूंकि एक अच्छी शेल्टर प्रदान करता है तो बहुत से बर्ड्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। कैटलपा की एक खास विलक्षण कहूँ मैं बात है, वो ये है कि इसके पत्तों में से भी नेक्टर निकलता है। फूलों से मकरंद तो हमने देखा ही हुआ है, लेकिन पत्तों से मकरंद का निकलना बड़ी ही अचंभा पैदा करने वाली बात है। और वो कैटलपा बिग्नोनियाइडिस में देखा गया है कि जो पत्ते होते हैं
उसके वेन्स के एक्सेल्स में से कुछ ग्रंथियां जो हैं खास किस्म का एक नेक्टर सेक्रेशन पैदा करती हैं, जिसकी खोज में या जिसके लालच में खास किस्म की नॉर्थ अमेरिकन एक एंट होती है। चूंकि ये नेटिव टू अमेरिका ही है तो वहाँ ये नेटिव एंट भी है, जिस एंट को कहते हैं नून एंट, और जूलॉजिकली इसका नाम है फोरिलियस प्रूइनोसस। ये भी एक प्लांट ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है, क्योंकि इस कैटल्पा की पत्तियों को खाने के लिए खास किस्म का हॉक मॉथ का कैटरपिलर जो है वो इसको नुकसान पहुंचाता है, इसकी पत्तियों को खाता है, जिसका नाम है सेरेटोमिया कैटल्पी, कैटल्पा हॉक मॉथ। खासकर उसका एक फेवरेट फूड होता है कैटल्पा की पत्तियों को चबाना खाना, और उनसे एक डिफेंस के तौर पर के कैटल्पा ने एक सेक्रेशन जो है पत्तों में रखी होती है, जिसके चलते फोरेलियस प्रूइनोसस नाम की एंट्स जो हैं वो आती हैं और फिर इसके ऊपर जमे हुए कैटरपिलर्स जो होते हैं सेरेटोमिया कैटल्पी के, उनका जो नुकसान है उसको रोकने में मदद करते हैं। तो ये एक किस्म का सिम्बियाटिक रिलेशनशिप है। एंड्स को नेक्टर मिल रहा है कैटल्पा से, और कैटल्पा को एक संरक्षण मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है अगेंस्ट द कैटरपिलर, हॉक मॉथ कैटरपिलर सेरेटोमिया कैटल्पी। ये प्लांट जम्मू में भी इसको रोपित किया गया है, लेकिन जितनी बढ़िया फ्लावरिंग इसकी टेम्परेट गार्डन्स में होती है, टेम्परेट क्लाइमेट में होती है, चाइना, जापान, नॉर्थ अमेरिका, कैरोलिना, फ्लोरिडा या फिर कश्मीर, उतनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग जो है वो सब ट्रॉपिकल जहाँ गर्म इलाके में देखने को नहीं मिलती है। इस प्लांट को हम फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज का नाम दे सकते हैं, और ये काफ़ी शोभायमान पेड़ होने के साथ साथ कई किस्म के परिंदों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कई किस्म के मांस और कई किस्म की मक्खियाँ, खास करके हनी बीज एंड बम्बल बीज। इसका जो एक डेकोरेटिव वैल्यू है उसके साथ साथ इसका इकोलॉजिकल वैल्यू भी है, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में भी ये यूनिक पेड़ है। और इस पेड़ को हम एटलीस्ट जो सिटी स्पेसीज हैं, अर्बन स्पेसीज हैं, फ्लोरिकल्चर के पार्क्स एंड गार्डन्स में इसको और हम रोपित करके अर्बन लैंडस्केपिंग में इसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन इसको जंगलों में नहीं लगाना चाहिए, चूंकि ये एग्जॉटिक है। तो जो जंगल में अगर नेटिव फ्लोरा है और नेटिव प्लांट्स हैं, उसी को हमें शामिल करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके नेटिव हैबिटेट में एग्जॉटिक्स को कभी रोपित नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सिटी मैन मेड पार्क्स, गार्डन्स है और मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में है, हम ऐसे डेकोरेटिव प्लांट्स शामिल कर लें तो कोई इतनी बुराई नहीं होगी।